यस मैम। है ना, समझ आ रहा है। हाँ। अब हम करेंगे प्रोफेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। ये अपने आप में ही एक सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। प्रोफेशनल बस एजुकेशन, यही हो जाए। डीआई डीआई का अब सर ने आप लोगों से पूछा था ना कि और कोई नहीं ज्वाइन कर रहा था, आप रिप्लाई करो उसको और स्टार्ट करो प्रैक्टिस। मैम वो शिवानी आ जाए, फिर शिवानी और मैं मंडे से ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन भेजेगा। देखो अभी भावना का रिस्पॉन्स उसमें है नहीं शायद, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे अगर उसका तो आएगा तो मैम भावना तो है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप में में। है तो फिर एक काम करूंगी मैं, आपका और नमन का, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है रेमन की, तो जब उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो इसको ऐड ऑन करेंगे। तो मैं आप लोगों का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का बना देती कि कौन कौन डीआई भेजेगा, ठीक है। एक टाइम फिक्स ठीक। कर देती हूँ और आप लोग हाँ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और उसमें कल्याण सर रहेंगे, कोई भी मिस्टेक होगी तो कल्याण सर आपके रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ठीक। करो और इस संडे को आपका मैथमेटिकल का बाकी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो मैं मंडे से कराना शुरू करूंगी, थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट, तो वो भी ठीक है। अगले वीक तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारी बचेगी मेन दो यूनिट्स, लॉजिकल और आईसीटीसी। तो पहले हम लॉजिकल करेंगे फिर हम आईसीटीसी करेंगे, ठीक है। देन प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडिया, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म आर द थ्री टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या होता है प्रोफेशन, प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? प्रोफेशन होता है एक जॉब, ठीक है, हम्म। दैट कैन बी हैंडल आफ्टर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन हायर एजुकेशन। प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को अपनाते हैं। और प्रोफेशनलिज्म क्या होते हैं कि उस प्रोफेशन को करने के लिए आपके पास क्या रूल्स एंड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक प्रोफेशन क्या है? इज अ जॉब है दैट कैन बी हैंडल आफ्टर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन से आप किसी, जैसे आपने क्या किया, मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस, तो आप कोई भी प्रोफेशन में जाओगे दैट विल बी रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। देन प्रोफेशनल्स का मतलब वो आर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सर्टिफाइड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोफेशन। अब आप हो, शिवानी है, भावना है, नमन है, रेमन है, ये सब क्या हो, आप सब लोग एनवायरमेंटल साइंस में एज ए प्रोफेशनल हो, क्योंकि जब आप एज ए टीम काम करोगे ना तो आप उसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए काम करोगे, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए काम करोगे, ठीक है। देन प्रोफेशनलिज्म क्या है? इज एन आइडिया दैट रिवॉल्व्स अराउंड द नॉलेज एंड एथिक्स दैट ए पर्टिकुलर प्रोफेशन टेक्स। कि हर एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि अगर आपका, जैसे मान लो रिसर्च है, रिसर्च में भी अपने एथिक्स होते हैं, ऐसे ही हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स बनाए जाते हैं कि आपको किसको कौन से डूज एंड डोंट। सिंपल मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब कि आपके उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड हुए डूज एंड डोंट्स, व्हाट विल बी द डूज एंड व्हाट विल बी द डू नॉट्स, ठीक है, डोंट्स। देन professional courses are not only based in management and industry but also are available in special skills like teaching, writing, editing and painting। पहले ये सब इतना नहीं था, लेकिन अब चूंकि वोकेशनल ट्रेनिंग ऐड ऑन करी गई है और हम चाहते हैं कि हमारा जो है एनईपी है 100% हो जाए 2030 तक प्राइमरी एजुकेशन में, तो हम क्या करेंगे कि हम उन लोगों का, हम सबका एनरोलमेंट सबका होता है, लेकिन होता क्या है कि एक एज के बाद जब बंदे को ये लगने लगता है कि पढ़ाई मेरे बस की चीज नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स में डाल देंगे। किसी की पेंटिंग अच्छी है, किसी का आर्ट अच्छा है, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी है, किसी का एबेकस अच्छा है। आप देखो एबेकस वाले सेंटर्स हो जाते हैं, पेंटिंग्स के सेंटर हो जाते हैं, आर्ट्स के सेंटर हो जाते हैं, डांस के सेंटर्स हो जाते हैं, कोरियोग्राफी के सेंटर होते हैं। वो भी तो एक स्किल है ना, वो क्या कर रही है, आपको एक प्रोफेशन दे रही है, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म इस तरीके से काउंट होता है। आफ्टर स्टूडेंट कंप्लीट द प्रोफेशनल कोर्स ही और शी इज सर्टिफाइड और रिसीव अ प्रोफेशनल डिग्री, इंटर्नशिप विद हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट आर टेकन अप एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स टू गेट देम सर्टिफाइड। जैसे आप मास्टर्स हो, लेकिन बीच में अगर आपको कोई एक काम करने का मन करे, जैसे आपको, आपका पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो आपने कोई क्या किया, किसी प्रोफेशनल के यहाँ से एक 2-3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किया है, आफ्टर कंप्लीटिंग यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्री ऑल्सो। और आप क्या करते हो, अपने पैशन के लिए भी या फिर उसको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, पार्ट टाइम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको, उस प्रोफेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग मैम करते हैं। मैंने करा भी है। हाँ, मैंने करा भी है पेंटिंग, स्केचिंग में। करा है, तो फिर स्केचिंग। क्यों नहीं करते हो? नहीं मैम, वो मैंने हायर सेकेंडरी तक किया था। फिर हम्म, पढ़ाई का वो होता है ना, प्रेशर। प्रेशर। आप, ग्रेजुएशन से छोड़ दिया। वो इंटरेस्ट है स्केचिंग आपको? वगैरह। हाँ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट तो है। तो कोई हाँ बात नहीं, के करो। प्रोफेशनल कोर्सेज भी लाइफ में होने चाहिए, वो प्रोफेशनल 6 कोर्सेज ईयर होने चाहिए, तक किया है मैंने। ये है ना। करती। हाँ हाँ करना 6 ईयर। चाहिए।
कितना? 6 ईयर तक किया है, 7th ईयर सिक्स। नहीं हुआ है मेरा, 6 ईयर अच्छा। तक हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, इसको करो। आजकल तो बहुत सारी इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप 3-4 महीने में भी चीजों को सीख जाते हो। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। अब रीजन क्या हुआ कि हमें प्रोफेशनल एजुकेशन देना है, क्यों देना है? गुड आफ्टरनून शिवानी। गुड आफ्टरनून मैम। क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे? ठीक है मैम। मैम मैं थोड़ा आज वीडियो ऑफ रखूंगी। क्या हो गया? हम ही तो हैं, ऑन कर लो। मैम थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है। तो तबीयत ठीक नहीं है? हाँ मैम अरे इस मेरी भी नहीं है। अरे मैं थोड़ा वैसी कंडीशन में बैठी हूँ। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे समझो समझो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो रीजन क्या है एक्सपांशन की, क्यों हमें प्रोफेशनल एजुकेशन को एक्सपांशन करना है? इन ए कंट्री लाइक इंडिया वी सी दैट मोस्ट स्टूडेंट एनरोल इन प्रोफेशनल कोर्सेज एंड ओवर द टाइम द पीपल हु स्टडी प्रोफेशनल कोर्सेज हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड। हियर आर द सम रीजंस कि हमें प्रोफेशनल एजुकेशन क्यों स्प्रेड करना है। Backward class students and women enroll in professional courses in large number, which have been the main reason for the spread. हमारी इंडिया में प्रोफेशनल एजुकेशन का एक्सपांशन क्यों करना पड़ा? कि जो लोग पढ़ाई लिखाई में कोई लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो वो लोग बाकी एक्टिविटीज में, बाकी चीजों में बड़े अच्छे होते हैं। और कुछ वुमेन्स ऐसी होती है कि जिनको ज्यादा पढ़ाने के लिए परमिशन नहीं होती है, लेकिन छोटे मोटे कोर्सेज के, जैसे सपोज कर एक हाउस वाइफ ही है, ठीक है, हाउस वाइफ क्या करेगी, एक केक बेकिंग का कोर्स कर लेगी, 3 महीने का अपने घर से केक सेल करेगी, या फिर या कैटरिंग करेगी, तो वो भी क्या है, एक प्रोफेशन ही तो है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे बैकवर्ड स्टूडेंट्स और वुमेन का enrollment ज्यादा होने लगा, ऐसे हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पड़ गई कि प्रोफेशनल एजुकेशन का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाए। देन इंडिया हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन that offer professional courses. Earlier, the only public sector took up the professional courses. Nowadays, even private institutions have started offering professional courses. Dietitian is the profession course. ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का यहाँ पे हमारे पास में कॉलेज है, वो एक प्रॉपर कोर्स कराता है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन थे जो प्रोफेशनल कोर्सेज करा रहे थे वो बढ़ते गए, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एक प्रोफेशनल एजुकेशन का एक पूरा प्लेटफॉर्म ओपन करना पड़ा। The birth of diversity and variety in professional education have caused the spread of the professional education. New courses like biotechnology, digital marketing, and many more that have evolved have been a reason for the spread. कि ओवरऑल इसमें क्या बताया गया कि अगर आप अपनी एक्स्ट्रा मतलब एकेडमिक के अलावा अगर आप कोई चीज कर रहे हो जो आपका एक जॉब के रूप में कन्वर्ट होता है, वो आपका प्रोफेशन हो जाता है। ठीक है, क्यों हमें जरूरत पड़ गई प्रोफेशनल एजुकेशन की? क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड स्टूडेंट्स थे और वुमेन्स थे जो एनरोलमेंट कर रही थी। फिर दूसरा क्या हुआ कि हमें क्यों एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा इसको, प्रोफेशनल एजुकेशन को, वो इसलिए बनाना पड़ा कि गवर्नमेंट एजुकेशन के साथ साथ धीरे धीरे प्राइवेट एकेडमीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने भी एक प्रोफेशनल कोर्सेज को इंस्टीट्यूशंस ओपन करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई जो हमें प्रोफेशनल कोर्सेज ही करनी है। अभी जैसे एक है उडीमी, उडीमी आपने सुना होगा, उडीमी, उडीमी सुना है। और एक आजकल क्या हो गया कि बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, वो क्या करती है, थोड़ा सा अमाउंट लेकर के छोटे मोटे कोर्सेज जो आजकल चल रहे हैं, जैसे आजकल एआई टूल बहुत ज्यादा चल रहा है, एनिमेशन पिक्चराइजेशन बहुत चल रहा है, तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे लोग कोर्सेज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो बिकॉज की डाइवर्सिटी का बर्थ होना, मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी पैदा हो गई, इस वजह से इस एजुकेशन को हमें आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक है, देन प्रोफेशनल एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। University Grant Commission has come forward and it encourages the private institution that offer professional education. It offers the professional status of the deemed university to promising university that yet to be compiled with all the legal environment. तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमने देखा कि नहीं जी इसका स्कोप काफी बढ़ रहा है, तो खुद यूजीसी ने प्रोफेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ावा करने के लिए यूनिवर्सिटीज में कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज लाने गए। जनरली जो इवनिंग कोर्सेज वगैरह होता है वो डाले गए। ठीक है, institution can apply to the university UGC through the Ministry of HR for acquiring the deemed status. मैंने आपको कल समझाया था डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कहलाती है, कि जो अपने अंडर में कॉलेजेस को ओपन नहीं कर पाती है, उनको अपना एफिलिएशन नहीं दे पाती है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो होती हैं उनको बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन वैसे ही फॉलो करने पड़ते हैं जैसे आपकी सेंट्रल स्टेट करती है। देन प्रोफेशनल बॉडीज कौन कौन सी है? हाँ, मैम जैसे कि आपने डीन का क्या बताया, एक बार बता दीजिए। डीम्ड में मैंने ये बताया
कल आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है कल के अभी? मैम कल की रह गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी ये होती है कि जैसे क्या होता है, उसका सारा चीजें जो है आपकी सेंट्रल और उसी के जैसी चलती है। लेकिन जैसे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो क्या करती है, अपने अंडर में कॉलेजेस खोल लेती है अपनी अलग अलग एरिया में। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे आप नैनीताल की जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आपका जो कॉलेज है वो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आएगा। बिकॉज की जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने अंडर में कॉलेज को एफिलिएशन दे सकती है। आपकी जो डिग्री है उसमें लिखा तो आएगा उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, बट कॉलेज के नेम में आपका कॉलेज नेम लिखा है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो आपको लिख के तो देगी कि मैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हूँ या गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जो है कहीं पे भी अपने कॉलेज को सेटअप करके एफिलिएशन नहीं दे सकती है। मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर मैं कहती हूँ कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये है कि वो अपने अंडर में किसी भी और कॉलेजेस को ओपन नहीं कर सकती है। कोई भी ऐसा मैम कॉलेज नहीं आएगा ये जो ये कहे जिसको। हाँ। मैम ये क्या पब्लिक यूनिवर्सिटी होगा? पब्लिक तो नहीं होती, सारा उसको रूल्स रेगुलेशन वो गवर्नमेंट उसी की तरह करना होता है, उसके पास राइट होता है अपनी चीजों को डिसाइड करने का, सब कुछ करने का होता है। इवन आपकी बहुत सारी चीजों को उसको गवर्नमेंट के हिसाब से फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन बस अंतर उसमें मेजर डिफरेंस यही है जो आपको याद रखना है, कि डीम्ड का मतलब होता है। और अगर बाकी आपको और लग रहा है कि इसके और चीजें करनी है, तो एक बार आप गूगल पे करके देखना है कि और क्या क्या उसमें था। अभी नहीं तो मैं लास्ट में भी करा दूंगी आपको। ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रोफेशनल जो एजुकेशन हो गए। यस मैम। हाँ। ठीक है। यस मैम। हम्म, एक मिनट। एनईपी पढ़ लिया था आपने? नहीं एनईपी मैम। नहीं पढ़ा? इसने पढ़ा आपने, क्या नाम है, निवेदिता आपने पढ़ा? यस मैम। एनईपी में क्या क्या था बताना जरा। मैम एनईपी में राइट हमने पढ़ा था कि वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो है वो किसकी रिकमेंडेशन से आई है ये अभी? एनईपी मैम 2020, सुब्रमण्यम और कस्तूरी रंगन की। मैम हाँ, क्या मेजर उस- डिफरेंसेस हैं इसमें? मैम जैसे कि वो आगे हम पढ़ते थे 10+3+3 टेन टेन प्लस प्लस थ्री टू प्लस प्लस थ्री हाँ। सॉरी 10+2+3। अब हाँ। हमें पढ़ना है 5+3+5+4+3 ऐसे। 5+3+3+4, 5 इयर्स हाँ तक आपकी हाँ प्रिपरेटरी है, फिर हाँ आपकी नहीं फाउंडेशनल है, फिर प्रिपरेटरी है, फिर मिडिल है और फिर हायर है। हाँ ठीक है। आपके हर, अब देखना धीरे 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 क्या होंगे, जितने भी कॉलेजेस होंगे वहां पे आपका जो ये है ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो जाएगा। और हम्म, कहीं पे होना शुरू भी हो गया, जो स- नया कैरिकुलम आ रहा है ना, उसके साथ आपकी चार जो बैचलर डिग्री वो 4 साल की हो जाएगी। मैम ठीक। जैसे नॉर्मली बीटेक के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, हाँ। जैसे अगर हम बात करें मतलब मेनली जो होते हैं वो प्रोफेशनल 4 इयर्स के होते हैं, जैसे बीटेक है या बीएससी ऑनर्स है। पर हाँ। सारे हाँ। बीएससी ऑनर्स नहीं होते 4 साल के। नहीं, अब हो जाएंगे, अब नई एनईपी के अंदर है, सारा हो जाएगा धीरे धीरे, सारा हो तो जाएगा, फिर तभी तो मैम, कहा है कि 2030 तक सारा करेंगे हम। अच्छा मैम, तो हम्म, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा फिर, ये भी 4 इयर्स के रहेंगे जो पहले से 4 के थे। हाँ, जो पहले के 4 इयर्स के वो तो रहेंगे, और जनरली ज्यादातर बहुत ही कम होते हैं, मेडिकल का एक एमबीबीएस वगैरह 4 साल का होता है, और आपका आईआईटी वगैरह का होता है, आईएम का भी मेरे ख्याल से 3 साल का ही होता है। ठीक है, बैचलर तो सारी डिग्रियां 3 साल की ही होती थी अभी तक। मैम अब नया जो एनरोलमेंट हो रहा है ना, जिनके मटेरियल प्रिपेयर्ड हो गए हैं, जिनका आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड हो गया, वो यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अब अपने कोर्सेज को जो नया एडमिशन ले रहे हैं वो 4 साल के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैम हमारा 4 साल का था ना, तब इसीलिए पूछा। आपका बीएससी ऑनर्स था? हाँ मैम, मेरा बीएससी ऑनर्स 4 इयर्स वाला था। 4 इयर्स का था, तो हाँ, तो yes, वो मैम। जो पहले से 4 ईयर का था वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो अभी तक मैक्सिमम, देखो, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज अगर मैं रेशियो हिसाब से देखना चाहूँ तो 10% ऐसे हैं जो 4 साल के हो रहे थे, बाकी 90% तो 3 साल के ही हो रहे थे, तो 90% भी अब आपके 4 साल के हो जाएंगे, और जो जैसे थे इंशाल्लाह। वो तो वैसे ही रहेंगे।
बाकी ये है कि धीरे धीरे करिकुलम में और सिलेबस में थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे वोकेशनल कोर्सेज को लेके आ रहे हैं हम प्राइमरी एजुकेशन में। तो जो प्राइमरी एजुकेशन की जो 5th तक की जो किताबें हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उन किताबों में भी धीरे धीरे अपना अपना स्टेट जो है उस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि एनईपी वही कह रहा है कि हमें चीजों को 2035 तक चीजों को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। मैम और क्या था? वोकेशनल अलग हटके हो गया ना, मतलब पढ़ाई वाली चीजें नहीं है ना इसमें। पढ़ाई वाली चीजें नहीं है, नहीं। वोकेशनल लाया ही इसलिए जा रहा है ताकि हमारा जो एनरोलमेंट है प्राइमरी एजुकेशन में वो कम ना हो। क्योंकि देखो 4-5 साल के बाद कई बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। 4-5 साल तक तो चलो बर्डन इतना नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होते हैं जिनका माइंड डेवलप उतना नहीं होता पढ़ाई में, तो फेल होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फिर पेरेंट्स कहते हैं यार इससे अच्छा तो छोड़ो, इसको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा किया कि भाई ऐसा करते हम वोकेशनल ट्रेनिंग से एड ऑन कर लेते, उसके पॉइंट्स लगा देंगे तो बच्चा पास होके आगे क्लास में जाएगा, प्लस हमारा एनरोलमेंट का जो रेशियो है वो भी कम नहीं होगा। ठीक है। हम्म? यस मैम। और और क्या था निवेदिता, और क्या पढ़ा था आपने? और मैम जो हाँ, वो एक ही कॉलेजेस में सब कुछ नहीं होगा, जैसे कि बीएड कॉलेज, हायर एजुकेशन कॉलेज जो होता है वो सब हम्म। एक एक नहीं, एक ही सिस्टम में नहीं होगा। वो 3-4 कॉलेजेस होगा, बीएड का एक हो, फिर डीएड का एक हो, हाँ, जैसे सारी चीजों को डिवाइड कर देंगे। टीचिंग पीएचडी टीचिंग को का, अलग रिसर्च करेंगे, का एक रिसर्चेस हो। को अलग करेंगे। हाँ, इस तरीके से चीजों को सेग्रीगेशन में लेके आ जाएंगे। नहीं, ये तो आपने उसमें बता दिया कि जो कुछ कस्तूरी रंगन की जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें है ये। नई एनईपी में अभी आया नहीं है लागू करने के लिए। आप बुक से पढ़ते नहीं हो लगता है मुझे, है ना? मैं पढ़ा तो था लेकिन तो भूल कैसे गई। पढ़ा था? अभी अगर आप पॉइंटर नहीं बनाओगे तो आपके पास लगता है टाइम है दोबारा पॉइंटर्स बनाने के लिए? इतना छोटा सा टॉपिक पढ़ाती हूँ मैं डेली बेस पे। उतना उतना पॉइंटर तो बनाना शुरू करो बच्चों। आपको लगता है आपके पास दोबारा इतना टाइम मिलेगा पॉइंटर पढ़ने का? मैम ये एनईपी कल वाले लेक्चर में है। हाँ, कल वाले लेक्चर में है। अच्छा। और एनईपी से क्वेश्चन आते हैं बच्चे। हम्म, हाँ मैम एनईपी तो इम्पोर्टेंट टॉपिक। एनईपी, ये इसकी तो चीजें, वो इवन यहाँ तक कि जो कमिटीज वगैरह है उसमें से भी आते हैं क्वेश्चंस। आते तो एंशियंट एजुकेशन से भी हैं। यस मैम। हम्म, थोड़ा सा देखो, एक तो 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें एक छोटा छोटा टॉपिक ही कवर करते हैं। साथ साथ में पॉइंटर बनाओ, नहीं पॉइंटर बनाते जाओगे तो चीजें याद भी रहेंगी और लास्ट में रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास इतना, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म कभी भी निकले। आपको ऐसे तैयार रहना है कि अगर एक दिन पहले बोल रहे कल आपका पेपर है तो बस उठाया पॉइंटर और रिवाइज कर लिया। 6 महीने दे तो दिया, और कितना देगा? अच्छा। ठीक है। थोड़ा सा उस पे थोड़ा सा ये करो, क्योंकि ये जो हायर एजुकेशन वगैरह वाला जो टॉपिक है ना, वो आपको पॉइंटर बना के याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मगिंग वाली हैं। मगिंग आपको करनी पड़ेगी। मगिंग का आंसर अगर ए करेक्ट है तो वो ए ही करेक्ट है, इसमें तुक्का और कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे, नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज पे भी। देन प्रोफेशनल बॉडीज इन काउंसिल इन इंडिया मेडिकल, तो ये जो नाम दिया है ना, प्रोफेशनल बॉडीज इन इंडिया, यानी ये वाली जो है ये प्रोफेशनल कोर्सेज कराती हैं। कौन सा हो गया? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, बार काउंसिल जो लॉ से रिलेटेड है, फार्मेसी काउंसिल, इंडियन आईसीआर एग्रीकल्चर, ये हमारे ही पास में ही है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये प्रोफेशनल बॉडीज है जो इनके प्रोफेशंस कराती हैं। नाम से समझ में आ गया। ये मेडिकल है, ये डेंटल है, ये नर्सिंग का है, ये आर्किटेक्चर का है, ये लॉ का है, ये फार्मेसी का है, ये एग्रीकल्चर का है, ये रिहेबिलिटेशन का है, ये जानवरों का है, ये इंडियन मेडिसिन है, ये होम्योपैथी है। ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे चीजें आने लगी तो हमें लगा कि ना जी, हमें हमें ना एक पॉलिसी भी लानी पड़ेगी। तो प्रोफेशनल एजुकेशन एंड नेशनल पॉलिसी आई 2019 में। और चूंकि 2000 की जितनी भी नेशनल पॉलिसीज आई थी, रिकमेंडेशन थी, उसमें कौन था?
कस्तूरी रंगन और सुब्रमण्यम, क्योंकि उन्हीं के बेस पे एनईपी 2020 आया। तो इन्होंने क्या किया था, कस्तूरी रंगन कमिटी प्रेजेंट सिंपल एंड डिटरमाइंड आर्टिकुलेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। वोकेशनल एजुकेशन क्या किया इसने, वोकेशनल एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ एजुकेशन। यानी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने कहा कि भाई वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंस है, उसको इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए। The arrival of digital resource is also a major contributing factor to the expansion of the professional education. अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है, अब उस टेक्नोलॉजी को डेवलप होने के लिए हमें काम करने वाले लोग तो चाहिए। तो हमने कहा क्या कि धीरे धीरे चीजें डिजिटलाइजेशन हो रही है, इसकी वजह से भी एक प्रोफेशनल कोर्सेज को ओपन करो। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स बन गया है। उस डिजिटल मार्केटिंग में इंस्टाग्राम पर हैंडल करना इस एक अपने आप में कोर्स बन गया है। यूट्यूब पर हैंडल करना अपने आप में एक कोर्स बन गया है। एडिटिंग करना यूट्यूब की और एनिमेशन डालना वो अपने आप में एक कोर्स बन गया। एआई टूल अपने आप में एक कोर्स बन गया है, ठीक है। देन स्वयं इज एन ऑनलाइन पोर्टल दैट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्टर एमएचआरडी। दिस कंटेन कोर्स फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी टू द पोस्ट ग्रेजुएट, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। देयर इज ऑल्सो स्वयं प्रभा दैट कवर्स द कंटेंट फ्रॉम द 9th to 2। और ये वाला क्या करता है, जो टीवी पे आता है ना स्वयं प्रभा 24/7 चैनल चलता है, हर 4 घंटे में चीजें रिपीट होती हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपके लिए ट्रेनिंग पाथ खोल देता है, प्रोफेशनल एग्जाम्स और प्रिपरेटरी कोर्सेज चलवाती है वहां पे। कभी ध्यान देना, डीडी न्यूज में आप चला के देखना इस चीज को, ठीक है। 24/7 ये होता है आपका स्वयं प्रभा में, ठीक है। एक चैनल आता है, उसमें आपको चीजों को ध्यान देना है। देन स्किल बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया। अब स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, स्किल क्या मैम होती है? हाँ मैम इससे आप क्या? एफिशिएंट हो, मतलब हाँ, जैसे कुकिंग अपने आप में एक स्किल है, ठीक है। तो कुकिंग, हर एक की स्किल अलग अलग होती है। जैसे कहते हैं पेंटिंग, पेंटिंग स्किल है, पढ़ना और पढ़ाना फिर अपने आप में एक स्किल है। एक बार चीजों को देख करके याद हो जाना वो इसकी स्किल है, ठीक है। पढ़ती मैं भी हूँ, कैरेट, पढ़ते आप भी हो, पढ़ते सब लोग हो, लेकिन टीचिंग एक स्किल है, ठीक है। अगर बच्चों को आप नीड फुलफिल कर रहे हो यानी वो स्किल आपकी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि टीचिंग की स्किल जो होते हैं हम डिसाइड नहीं करते, टीचिंग की स्किल आपकी है या नहीं है वो बच्चे डिसाइड करते हैं। अगर बच्चों को समझ में आ रहा है इसका मतलब कि स्किल है आपकी। ऐसे ही पेंटिंग अपने आप में स्किल है, कुकिंग स्किल है, डेकोरेशन स्किल है, पैकिंग ऑफ द मटेरियल इज स्किल। होता है ना जब शादी ब्याह होती है या फिर जब कभी कभी फंक्शंस में आप जाते हो, तो उस जो भी आप गिफ्ट करते हो या गिफ्ट रैप्स होते हो उसकी पैकिंग ही अपने आप में कितनी सुंदर होती है, वो भी तो एक स्किल है, ठीक है। तो स्किल एजुकेशन क्या हुआ, स्किल इज ए मेजर रिक्वायरमेंट टू ऑल फॉर ऑल टू बी एम्प्लॉयड इंडिविजुअल विद ए हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। individuals with a high level of education and higher skill level can make a country better place, ठीक है। अब स्किल्स हैं, अब इसी स्किल्स को निकालने के लिए एक यहाँ पे ना ये हमें आइडिया नहीं था जहाँ पे हम रहते हैं निवेदिता, जहाँ आप पीजी में रह रहे थे उसके पास ही ना वहाँ पे एक पूसा पूसा रोड है, ठीक है। वहां पे ना कृषि भवन है, नहीं क्या था, कृषि भवन कह सकते हैं, भवन नहीं कहेंगे एक्चुअली, वो कृषि कृषि का सेंटर था। तो वहां पे जितने भी अंदर ही अंदर जो प्लांट और वो सारी चीजें हो रही है ना, उसी का ही अपना एक ना वो बनाया उन्होंने, सेंटर बनाया है। तो उस प्रोडक्ट से भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना भी अपने आप में एक स्किल है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हमने एक स्किल बेस्ड एजुकेशन ही स्टार्ट कर दिया कि अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हो और इससे क्या कर सकते हो, हायर स्किल लेवल कैन मेक अ कंट्री बेटर प्लेस। कि किसी भी बंदे को कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयर, जैसे हाँ जैसे हमारी मतलब इंडियन मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसने मतलब बहुत सारी एनजीओज खोल दी कि वो स्किल बेस्ड चीजें लोगों को हाँ सिखा सके ताकि वो अपनी अर्निंग कर सके, मेनली रूरल एरियाज या फिर हाँ। जो थोड़ी वैसे मतलब कह सकते हैं। अब जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, ब्यूटिशियन है, ये सब गवर्नमेंट ने खुलवाए हैं। हाँ मैम, ये और हमारे इस पर आसपास में सेंटर्स हाँ हैं और जनरली ये उनको टारगेट करती है जो जो ज्यादा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यस मैम। कि एटलीस्ट वो अपनी लाइवलीहुड हो जाए। यहाँ पे डाइटिशियंस के कोर्सेज भी होते हैं बहुत रीजनेबल अमाउंट्स में। ये मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत टाइम की बाद पता चला, मैं इसी एरिया में रहती मुझे पता नहीं था यहाँ पे ये कॉलेज है, अच्छा। ठीक है।
तो इसीलिए क्या करेगी, वो अलग अलग संस्था के थ्रू एक स्किल को बढ़ावा दे रही है। अल्टीमेटली वो क्या कर रही है, जो जिस स्किल में परफेक्ट है ऑब्वियसली वो अपना अच्छा करेगा। ठीक है, अगर वो अच्छा करता है तो ऑब्वियसली वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा ही करेगा, क्योंकि जो भी अर्निंग्स होंगी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो इंडिया में ही रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी यहाँ की डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स मेनली गो इन सर्च ऑफ इंडिविजुअल हु कैन कम्युनिकेट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वर्क एज अ टीम। जैसे ट्रांसलेट करना इज ऑल्सो एन स्किल। यस आप मैम। देख, है ना, आप देखोगे जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी और कंट्री में जाते हैं तो उनको वहां की लैंग्वेज की चीजें कैसे समझ में आती हैं। मैम ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर बैठा होता है और उनके कान में ईयरफोन लगा रहता है। ट्रांसलेटर जो एक सेकंड, ट्रांसलेटर क्या करता है, चीजों को ट्रांसलेट करके बताता है, इसलिए वो वहां पे रिप्लाई कर पाते हैं। और जो वो रिप्लाई करते हैं, उन जिस कंट्री में जाते हैं वहां का उनका ट्रांसलेटर बैठा होता है और वो उनको रिप्लाई करता है। तो वो क्या स्किल ही तो है, स्किल ही तो है चीजों की। ठीक है, एक ऐसी मूवी भी आई थी इस पे, पता है मुझे अभी याद नहीं, मैंने बहुत पहले देखी थी। हाँ, मैम स्किल बेस्ड मूवी। स्किल बेस्ड नहीं तो जो ट्रांसलेटर वाला जो सिस्टम था ना वो आया था एक्चुअली उसमें ना। अभी मुझे कुछ एग्जैक्टली पूरा बैकग्राउंड याद नहीं, पर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने एक ऐसी कोई मूवी देखी है। ट्रांसलेटर मैम शायद लग तो रहा है मैंने है। देखी है, उसमें ट्रांसलेट करती है बहुत, मतलब उसमें कुछ एक थीम पॉइंट था, मुझे अभी एग्जैक्टली पूरा याद नहीं आ रहा है। अभी मुझे याद भी नहीं कि मैं शायद बहुत टाइम पहले देखी थी, शायद 12-15 साल पहले की बात बता रही हूँ। यस मैम। हम्म, मैं आप लोग सोचते रहे मैम कितनी मूवी देखती हैं। नहीं नहीं मैम, मूवीज बहुत कुछ अच्छा भी तो सिखाती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कई मूवीज कई पढ़ाते पढ़ाते नहीं याद आ जाती हैं चीजें ना, तो मुझे लगता है कि आप इन चीजों से कोरिलेट जल्दी कर पाओगे। मतलब मैम ये है कि जो मूवीज लगे कि मतलब पता लग जाता है थीम से या उससे, तो मैम हाँ देखनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज आप कहीं पे पढ़ते हो ना, आप रिलेट करते हो, एकदम आपके दिमाग में वो चीज एकदम हाँ हिट करती है। हाँ, वो आप सही कह रहे हो, वो चीजें एकदम से याद आ जाती है ना। और मैम चीजों को लेके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हमें क्या करना था। यहाँ पे इंडिया स्किल बेस्ड एजुकेशन is a vast ecosystem. It's complex, diverse, and provide varying level of skills for a heterogeneous population. Skill based education in India divided into the two broad classes. एक broad cases क्लासेस, एक वोकेशनल हो गया और एक एजुकेशनल हो गया। ठीक है, वोकेशनल में स्किल कैसे हुई, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, योगा, उर्दू, ये क्या हुआ एजुकेशनल। और वोकेशनल कौन कौन सी हो गई, पेंटिंग, आर्ट, ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, बेकरी, ये सब क्या है, वोकेशनल्स हो गई, यस मैम। है ना। तो क्यों हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। अब हर बंदा पढ़ाई में तो अच्छा नहीं हो सकता, हर बंदा हर एक चीज में अच्छा नहीं, हर एक का अपना कैलिबर है, अपनी स्किल है। तो भाई स्किल को निखारो, इंस्टीट्यूशन डालो, सेटअप कराओ और अपना पैसा अपने पास ही रखो। ठीक है, आप देखोगे बीच बीच में गवर्नमेंट, दिल्ली में तो खैर काफी होता है, हमें हम जाते कम है, लेकिन जैसे बीच बीच में आपका ये जैसे यहाँ पे इंडिया में ये प्रगति मैदान में आपका एक्सपो फैक्टर नहीं, क्या बोलते हैं वो, एक्सपो ये लगता है जिसमें आपकी गाड़ियां होती हैं, फिर आपका आयुर्वेदिक का लगता है, बुक स्टॉल्स लगते हैं प्रगति मैदान में। इवन इंडिया गेट पे भी अलग अलग कंट्रीज के जो हैंडीक्राफ्ट्स का स्टॉल्स होते हैं वो लगते हैं, और ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि दूसरी कंट्री में जो स्किल्स है वहाँ के लोग जो भी बनाते हैं वो यहाँ पे आगे सेल करते हैं। सेल करते हैं तो एक तो डाइवर्सिटी चीजें बढ़ती है, प्लस हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, सुंदर सुंदर चीजें। जैसे यहाँ पे दिल्ली हाट है, दिल्ली हाट में क्या है कि आपको सारी ऐसी ही चीजें मिलेंगी, अलग अलग स्टेट्स के लोगों का अपना एक परमानेंट वहां पे स्टॉल है। अब वो रेंटेड है, रेंटेड ही होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर है, उसके अंदर जाने के लिए गवर्नमेंट एक थोड़ी सी अमाउंट की एंट्री टिकट लेती है। वहां पे फूड स्टॉल्स भी है, कई बार कई ओकेशंस होते हैं ना तो वहां पे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं और मेला लगता है। तो ये सब क्या है, ये स्किल को आगे बढ़ाने के लिए ही तो है ये सारी चीजें। ठीक है, अब आता है हमारा टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन इतनी जरूरत पड़ गई आज की कि क्या बताएं। देखो, हर पहले क्या होता था, लैंडलाइन फोन होता था, अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी हर किसी के फोन, हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है। एक रिक्शे वाले के हाथ में भी 2000 वाला मोबाइल है, एक पढ़े लिखे वाले के हाथ में भी फोन है। ठीक है,
लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सबके पास फोन है। और ये कैसे आया? टेक्निकल से, टेक्नोलॉजी की वजह से। अब टेक्नोलॉजी कैसे हुई? हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। आज यस देखो मैम। घर बन रहे हैं अच्छे अच्छे। ये जो है क्या नाम से, अंबानी जी का घर एंटीलिया कहलाता है ना। यस हाँ, मैम। 40 मंजिल कैसे बना है? मैम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती कैसे बना है? इंडिया में दिल्ली में एक परिक्रमा रेस्टोरेंट है, वो शायद 20 या 40 फ्लोर ऊपर है, ठीक है। उस पे जब आप रेस्टोरेंट में बैठते हो खाना खाने, तो वो ना धीरे धीरे रिवॉल्व करता रहता है। वो इस तरीके से रिवॉल्व करता है कि आपको पूरी दिल्ली दिखती है। कभी दिल्ली आना यस हुआ? मैम। पता है शिवानी? नहीं सुना है? मैम, पता नहीं, सुना है सिर्फ। हाँ। निकिता, अब आओगे तो एक बार जाना मम्मी पापा के साथ, सामान लेने तो आओगे ना, या परमानेंट सेटल हो जाओगे, बढ़िया है, ठीक है, जाना परिक्रमा। सीपी में है। परमानेंट तो होना है। परमानेंट होना है ना, बस यही डेडिकेशन रखना, परमानेंट तो होना ही है। आपका अच्छे से जेआरएफ निकालो। डीयू और हाँ जेएनयू में हम आपकी हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे हाँ आपको वहां के लोगों के साथ मैम, कनेक्ट मेरी कराने की। बहुत इच्छा है मैंने पीएचडी नहीं, करने करना का। चाहिए। देखो कई लोग हैं, देखो हमारे काफी सारे स्टूडेंट जेएनयू से भी कर रहे हैं एकेडमी के, और डीयू से भी कर रहे हैं। तो आपको जरूर हेल्प आउट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, बस आप जेआरएफ निकालो, ठीक है, जेआरएफ हाँ निकालो। देखो नेट के थ्रू भी आप कर सकते हो पेमेंट देकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जेआरएफ करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। हम्म, ऐसा नहीं कि नेट हम्म, के थ्रू अगर आप आओगे तो आप इंटरव्यूज वगैरह दोगे, या अपना फीस पे करके नहीं कर सकते हो, बट जेआरएफ के थ्रू जाओगे तो आपको एक अलग फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, अलग हम्म, चीजें आपको। और डीयू में तो अच्छा खासा, मतलब 47 तो है ही। तो मैं विकास हम्म, की बात बता रही थी, तो 60 बोल रहा था मैम, उसको तो लेक्चर्स मिलना भी शुरू हो गए हैं अपने मास्टर्स लेवल के बच्चों का। हम्म। तो वो हफ्ते में 1-2 लेक्चर वो भी ले लेता है, ठीक है। तो आओ। और शिवानी आपके लिए भी है, ऐसा मत सोचो कि हम आपको बाइकआउट कर रहे हैं। नहीं नहीं मैम, मेरी वीडियो ऑफ है तब वो खुद ही हो जा रहा है। मैम, वैसे हम जहाँ जाएंगे शिवानी और हम एक साथ ही जाएंगे। एक साथ जाओगे, चलो बहुत अच्छी हाँ बात है। अरे मेरे आ जाओ दादी दिल्ली, आ जाओ, जी। जामिया से कर लो, जेएनयू से कर लो, करो, आओ, कोई नहीं, अच्छे से बस मन लगा के आखिरी तक अच्छे से पढ़ो, जेआरएफ निकालो, ठीक हाँ है। आखिरी में कहाँ कहीं भी लगे ना कि डिमोटिवेट हो रहे हो, मेरा नंबर डायल कर लेना, ठीक है। एकदम मैम। मैं बोलूं, अब पता लग रहा है रात को 1 बजे मैम सो रही है और हम कॉल कर रहे पहली बात है, 1 बजे तो मेरा फोन ही साइलेंट होता है। नहीं, एग्जाम के पहले तो मैं खुद ही फोन करती हूँ बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। हैं। हाँ, ये बात है कि कई बच्चे नहीं उठाते, वो इनका अपना मोटिव होता है, लेकिन मैं कॉल सबको करती हूँ एग्जाम के एक दिन पहले, अच्छा। ठीक है। और यस वैसे भी कर मैम। सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, उस समय आप मैसेज डाल दो सुबह उठ के, मैं आपको कॉल कर लूंगी, ऐसे कोई यस दिक्कत मैम। वाली बात नहीं है। नहीं नहीं मैम, टेक्निकल, मजाक कर रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखो कई बार होता है कि भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, जिस स्टेज में आप लोग हो हम निकल चुके हैं वहां से, ठीक है। नहीं नहीं मैम, हाँ वो चीजें आपका कहना ठीक है कि क्योंकि मैम बच्चे हैं तो टीचर्स की जरूरत तो मैम पड़ती है। और फिर देखो चाहे वो एक कुछ भी हो। मेच्योरिटी ना एक एज पे ही आती है। और फिर मैम वही, और मैम ऐसा ना कि ऐसे टीचर्स बहुत कम होते हैं जो कि हम्म, मतलब पढ़ने के साथ साथ की अंडरस्टैंडिंग की चीजें हो रही हैं कैसी हो रही हैं, क्योंकि मैम जिस दौर पे हमें, वहां से आप भी निकले हो, पर मैम ऐसा बहुत कम टीचर समझते हैं कि हाँ ये हम पे भी स्टेज थी तो होता है, ये चीजें होती है कि नहीं आ रही चीजें, या कभी रिमाइंड नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें मैम। और कुछ मैम सोचते हैं नहीं बच्चा भी कर लेगा, वो अपना टाइम भूल जाते हैं। नहीं नहीं होता है, देखो बस बात ये होती है कि आज का टाइम है कि आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप कभी भी कॉल कर सकते हो। व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर वो तो यूपीएससी, उस समय तो मुझे अच्छे से याद है, हमारे पास इनकमिंग कॉल्स के भी मोबाइल में पैसे लगा करते थे, तो हम इनकमिंग बात भी नहीं कर पाते थे लोगों से कि भाई पैसा लग जाएगा। और वैसे ही थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि आप, आज का टाइम ही ऐसा है कि भाई चलो, आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि इतना ही अमाउंट आपको मंथली भेजा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए भी एक लायबिलिटी होती थी कि भाई इससे ज्यादा नहीं मांग सकते, क्योंकि मैं तो खैर कभी मांग ही नहीं पाती यस थी, मैं मैम। रियलिटी बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। मतलब अगर कोई चीज होती थी तो, मतलब हमारे जैसे मैंने अपनी बार एजुकेशन किया ना, आज मुझे नहीं लगता तुम लोग कर भी पाओगे ऐसे। वी यूज टू राइट ईच एंड एवरी हिसाब किताब, एवरी डे, आते जाते हर हफ्ते में 3 बार मेरे पोस्ट कार्ड जाते थे मेरे घर पे,
जब हम बाहर पढ़ने निकले आपने क्या किया, डेली का ब्यौरा लिखोगे और आते जाते पोस्ट बॉक्स जहाँ देखेगा वहां डालोगे। आज भी मेरे पापा के पास इतने सारे मेरे लेटर्स पड़े हैं जब हम कॉलेज में बाहर पढ़ने गए थे। ऐसा नहीं है, ठीक है। आज का क्या है कि फैसिलिटीज हो गई हैं, पेरेंट्स भी बहुत हो गए हैं कि भाई चलो ठीक है। और बच्चे आजकल के फ्रैंक भी हैं, सिंपल सी बात है। चलो टेक्निकल एजुकेशन पे यस आए। मैम। ये फ्रैंकनेस आई है आपके टेक्निकल एजुकेशन की वजह से ही। ये जो आज हम आप बात कर रहे हैं ना, ये बिकॉज ऑफ हाँ टेक्निकल की मैम। वजह से है। टेक्निकल एजुकेशन की वजह से हम सब बात कर रहे हैं। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। एक फोन कॉल होता था हॉस्टल में, और उस समय शाम को रात को 8 बजे के बाद एसटीडी चार्जेस हाफ हुआ करते थे। और हमारे मैं जिस हॉस्टल में रहती थी वो वाईएमसी का हॉस्टल था, बड़ा गणपति में, इंदौर में। उसमें क्या होता था, फ्लोर वाइज आपको ऑप्शन दिया जाता था कि आज फर्स्ट फ्लोर की रात को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक की फोन कॉल्स अलाउ है, क्योंकि दिन में तो पूरी चार्जेस लगा करते थे और बच्चे दिन में कॉलेज में होते थे। मतलब उस दिन हम वहां पे 8 से लेकर के 10 बजे तक बैठे रहते थे, पर हमारे फादर का फोन नहीं हो पाता था, क्योंकि ट्राई सब करते थे। अब मतलब वाईएमसी के हॉस्टल तो आपको पता है कि वहां पे कितने सारे बच्चे होते हैं, सारे वो के सारे ट्रेनिंग के और वो प्रोफेशनल्स लोग वहां पे रहती हैं लड़कियां। तो मतलब एक फ्लोर में बहुत सारे कमरे हुआ करते थे, और हर कमरे में दो दो लड़कियां हुआ करती थी, तो नंबर ही नहीं आ पाता था। ऐसे उस टाइम पे वैसा था। वो क्यों था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। आज क्या है, कुछ भी बात होती तुरंत फोन कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल है हाथ में। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है, सिर्फ टेक्निकल की वजह से। और टेक्नोलॉजी क्यों आ पाई, क्योंकि हमने टेक्निकल एजुकेशन दिया, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि जो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया गया था उत्तर प्रदेश में 1847 में, फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सिविल इंजीनियर्स एट रूड़की, ठीक है, आईआईटी रूड़की बोलते हैं ना, जो वहां से पढ़ा है यस तो मतलब मैम। अच्छा है। और जैसे मैनेजमेंट के लिए मेरी बोलते फ्रेंड फलाने है आईआईटी रुड़की में। IIT से है। अभी क्या कर रही है वो? मैम वो पीएचडी कर रही है वहां पे। अच्छा, वहां से पीएचडी कर रही है, अच्छा। हम्म। ये एनवायरमेंटल में नहीं, वो जूलॉजी से है। किसमें कर रही है? मैम वो जूलॉजी से कर जूलॉजी। रही है, ठीक है। ठीक है, हाँ जूलॉजी, हाँ ठीक है। ठीक है, फिर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन किए गए 1857 में। कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। फिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एट जावेदपुर बाय द मॉडरेटर्स। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस सेटअप किया गया पंडित मोहन मालवीय के अंदर में। बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज एट सीबीपुर इन 1930। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमारे टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज्यादा आने लगा, तो उसके बेनिफिट हम आज देख पा रहे हैं। ठीक है, कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। देन रेगुलेटरी बॉडीज। अब रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती है, देखो। AICTE सेटअप इन 1945 एज एन एडवाइजरी बॉडी। AICTE क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग है। क्या है हम्म। AICTE? ये मैंने आपको पढ़ाया था, अब आप ही बताओगे क्या है ये? क्या है? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग, और काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ, ट्रेनिंग ऑफ, ट्रेनिंग ऑफ। एजुकेशन। बताओ, अब इंजीनियरिंग। आप बताओगे, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो याद भी नहीं हाँ, रहता। हाँ, इंजीनियरिंग था। हाँ इंजीनियरिंग था, ठीक है। इंजीनियरिंग था, वो मैंने आपको 9 कोऑर्डिनेटर्स बताए थे। हम्म। हम्म, एन आई 9 कोऑर्डिनेटर्स। एन आई टी टी आर था एक। हाँ वो तो रिसर्च के लिए था, हाँ, ठीक है। हम्म, एन आई टी टी आर के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए था ना। वो टीचर्स ट्रेनिंग था ना। ये हाँ, ऑल इंडिया एन आई टी काउंसिल टी ऑफ आर। टेक्निकल हाँ, एजुकेशन। एन आई टी टी आर टीचर्स ट्रेनिंग बीएड के लिए था। हाँ हाँ, एक बीएड के लिए था ना। 9 कोऑर्डिनेटर्स थे, ठीक है। ये रेगुलेटरी हम्म। बॉडी AICT कौन है? ये है आपका, क्या है ये? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इंजीनियरिंग लेवल। हाँ। सेटअप किया, टेक्निकल, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल ओके। एजुकेशन में। तब आया 1945 में एज एन एडवाइजरी बॉडी। पहले ये एडवाइजरी बॉडी आया, ठीक है। इन द ईयर 1987 इट वाज गिवन ए स्टेटरी स्टेटस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टेटरी एक्ट क्या होता है, एक्ट क्या होता है? स्टेटरी एक्ट क्या होता है? स्टेटरी एक्ट क्या होता है?
लिख लो एक जगह आप लोग, स्टेटरी एक्ट का क्या मतलब होता है। हम सुना बहुत बार है बट ये देखो एक एक ना दो लाइन बनाओ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ। लिखो इसको कैसे, पहले लिखो बॉडीज, ठीक है, ये आपको आगे के लिए काम आ जाएगा, ताकि चीजों को जो बॉडीज कर कॉन्स्टिट्यूशन। दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, यस मैम। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो क्या होती है, विच आर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल्स होते हैं ना, आपने पढ़े ना निवेदिता आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हाँ की बुक पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, हाँ ठीक है, उसमें हाँ। आर्टिकल्स होते हैं। हम्म, तो वो होता है हमारा हम्म कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर कोई भी बॉडी है, जैसे आपकी यूपीएससी है, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इलेक्शन कमिश्नर है, ये क्या है, इनका ब्यौरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मिलेगा। तो ये हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, जिसको हम पास करते हैं, जिसको हम लागू करते हैं बाय पासिंग एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो हमारे जो प्लानिंग कमीशन है, उसको हमने नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, बाय पासिंग एन एक्ट, तो दैट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैम ये समझ नहीं आया थोड़ा मैम। देखो देखो आप ये ना, आपको ऐसे कई टर्म्स आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, विच इज द रेगुलेटरी बॉडी, विच इज द एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। तो आज जब आप इन टर्म्स को समझ लोगे ना, तो आपको इजी हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, बॉडीज होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, और एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो भी आप सेटअप्स करते हो, जो भी आपके एक्ट्स वगैरह के थ्रू पास होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जो आपके, जिसका ब्यौरा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे, अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बुक देखी है, तो उसमें आर्टिकल्स होते हैं। जो यूपीएससी है, वो एक आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें हैं, वो हमने अलग अलग कंट्रीज से ली हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारी क्या है, आर्टिकल के अंदर आती है। इट मीन्स दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड विच इज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था 1950s में, तब से ये चीजें हैं। फिर उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है कि बीच बीच में चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। अब चेंज करनी पड़ती तो मैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा चेंज नहीं कर सकते। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पास एन एक्ट, और उस एक्ट के पास थ्रू करके हम वो चीजें ऐड ऑन करते हैं। दैट इज कॉल्ड द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके ठीक है, मैम। समझ आया। तो जैसे हमने प्लानिंग कमीशन यस थी, मैम। प्लानिंग कमीशन को हमने नीति आयोग में कन्वर्ट किया है। हाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग, हमको एक्ट पास करना पड़ा पार्लियामेंट में, और उसकी जब सबसे रजामंदी ली, तब वो नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में बनी। आपने वो मूवी देखी कश्मीर फाइल्स? नहीं, कश्मीर फाइल्स नहीं, कौन है इसमें, ये जो अभी आई थी, जो ये आर्टिकल 370 लाना था जम्मू कश्मीर में, 71, क्या तीन सौ थी, इकहत्तर नहीं मूवी मैम। कौन तीन सी सौ थी, सत्तर जो हट। हाँ 370, हाँ 370, जिसमें क्या कहा गया कि सारा राइट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम्म। जम्मू कश्मीर को तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के कर रहे थे। वो कहती है हमारा कोई इंडिया से मतलब नहीं है, मतलब इंडिया में कोई भी रूल हाँ लागू होता था, वो जम्मू कश्मीर पे नहीं होता था। वो मूवी देखी है, उस मूवी का नाम हाँ क्या है यार, इसमें वो भी मैम है, क्या देखिए नाम है, वो बल्कि वो उसमें एक डायलॉग ये भी बड़ा फेमस है कि मतलब जो उसमें बने हैं ना, एक कश्मीर की क्या औरत का क्या नाम है मैं भूल गई हूँ अभी। तो वो हमारे उनसे कहती है कि अगर नहीं पाकिस्तान की होती है शायद, उसमें एक डायलॉग है ये। वो बोलती कि हमें आपका कश्मीर चाहिए, तो वो बोलता है कि हमारे किसी मंत्री से, तो हम नहीं हम आपसे शादी कर लेंगे, हमें दहेज, हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो वो बोलता है कि ठीक है हम भी आपसे शादी कर लेंगे, हमें दहेज में पाकिस्तान चाहिए, ऐसे कुछ है वो अच्छा। डायलॉग है तो मैम। वो मुझे डायलॉग तो नहीं याद है, पर मूवी बड़ी उम्दा मूवी है। मुझे वो हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा यार। बड़ी उम्दा मूवी मैम है, देखिए, रातों रात पार्लियामेंट में एक्ट पास कराया गया है, ताकि हाँ सुबह होते रातों रात होते, और मैम रातों वो रात, रियलिटी में भी बहुत तेजी वो से हुआ। रियलिटी में हुआ और था कि उन्होंने क्या किया था, नहीं एक कुछ करती थी। आर्टिकल की लाइन जो थी वो खत्म कर दी थी। फिर जब पुराना कॉन्स्टिट्यूशन निकाला गया, उसमें कहा गया नहीं जी, ये तो हाँ थी लाइन, ये छुपा दी गई थी।
उस समय के जो मैम लोग बहुत पावर में थे। बहुत प्लानिंग से करा गया वो हाँ, काम। तो ये सब मैम कैसे आया? बहुत प्लानिंग से ये करा सब वो काम कॉन्स्टिट्यूशन सब। में तो बहुत प्लानिंग था। देखना वो मूवी देखना, बड़ा मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहा यार, मूवीज के नाम नहीं याद रहते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैम एक सेकंड, वो मैम देखो। एक हाँ सेकंड होल्ड क्या? करिएगा। हाँ मैं बताती हूँ। ठीक है। अब हाँ, वो अब गूगल नॉन सर्च कर रही कॉन्स्टिट्यूशनल थी। बॉडी में, हाँ कोई बात नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर दो तरीके की बॉडी होती है, एक है स्टेटरी बॉडी और एक है नॉन स्टेटरी बॉडी। जो स्टेटरी बॉडी होती है वो एक्ट के थ्रू पास की जाती है। ठीक है, मैम यामिनी गौतम। यहाँ में नहीं, याद आ गया। उसमें ना जो वो पाकिस्तान का जो बंदा बना ना बीच में, वो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है। अच्छा। इट्स लॉन्ग यामिनी टाइम बैक। गौतम। हाँ वो जो जो उसको ऑर्डर देने आता है ना, जो उसके पीछे पीछे वो जो वो वहां पे जम्मू में उसके साथ साथ रहता है, हाफ स्वेटर पहनता है खाकी कलर का। ये हाँ, सिनेमा का नाम है यामिनी गौतम। नहीं यामिनी गौतम हीरोइन का नाम है। सिनेमा का हाँ नाम बता दो यार, कश्मीर फाइल्स है शायद। यमी गौतम है ना। हाँ हीरोइन तो यामिनी गौतम मैम, है। मैम उरी में भी यामिनी गौतम थी, आपने बोले थे ना उरी। हाँ, उरी मैम उरी ने में। उरी हाँ उरी में भी यामिनी गौतम थी। हाँ मैंने देखी मूवी। देख ली। हाँ मैम। समझ आया, समझ आया वो किस टॉपिक को लेके वो समझा रही थी, कि उन्होंने ऐसी मैम वही टेक्नोलॉजी बनाई। हाँ वही कैसा? डीआरडीओ का जो बच्चा था। हाँ इसी मैंने एग्जांपल दिया था, मैं तो खुद ही भूल गई। मैम आपने वो दिया था कि टेक्नोलॉजी मतलब उसने क्या दिया था कि मतलब आपने टेक्नोलॉजी पर ही दिया था कि उसने उनकी हेल्प से वो सब करा था करके। पता हम्म। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ वो याद नहीं आ रहा, उसी समय जो एकदम से आ जाते सारे। तो वो कैसे आया? आपको अगर कोई भी एक्ट, कोई भी चीजों को चेंजेस करने होते हैं ना, तो इसमें आपका मेंबर, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में आपको रजामंदी चाहिए होती है। ठीक है, तो जो एक्ट के थ्रू पास होती है वो स्टेटरी बॉडीज हो जाती है। समझ में आया? तो जो हमारी एसीआईटी है वो क्या है, स्टेटरी स्टेटस दिया गया है बाय द एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट। यानी उसके पास पूरा राइट है, वो रेगुलेट कर सकती है किसको, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की चीजों को। ठीक है, समझ आए ये हमने इतना बैकग्राउंड क्यों क्रिएट किया है इसके लिए? यस इसको मैम। रब कर दूं? कर दूं रब? हम्म। यस मैम। ठीक है। मैम अब क्या हुआ जैसे लेकिन ये एडवाइजरी बॉडी है ना, ये सब चीजें भी मतलब हाँ ये काम ये पूछी जाती है, इन्हीं में तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले ये एडवाइजरी बॉडी थी जब ये फॉर्म हुई थी, लेकिन 87 में एक्ट के थ्रू इसको स्टेटरी स्टेटस दे दिया गया, यानी ये अपनी चीजों को खुद ही कर सकती है, यानी वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू रजामंदी दे दी गई। एडवाइजरी में क्या था, मैं आपको एडवाइस दे देती हूँ नैनीताल चले जाओ, वहां पे पढ़ाई अच्छी होगी, आप मेरी बात को नहीं हम्म। मानोगे, लेकिन जैसे ही अगर ये पापा ने कह दिया ना, वो स्टेटरी स्टेटस है उनके पास, पापा ने कह दिया भाई बहुत हो गया, जाओ वहां जाके पढ़ाई करो, एग्जाम में टाइम कम है। उन्होंने सुबह बोला जब ऑफिस से आएंगे तो तुम नैनीताल से वहां से फोन कर रही होगी उनको, तो वो क्या हुआ, एक अथॉरिटी हो गई ना। और देखो हम्म। वो कह रही मैम पापा तो कब से बोले पर मैं जा ही नहीं रही, मैंने उनको एडवाइजरी बॉडी बना दी अरे है मैम शिवानी। अब मैं ट्यूसडे जाऊँ। फिर जाओगे, देखो एडवाइजरी बॉडी बना दी ना पापा को भी तुमने। हम्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, अप्रूवल देती है, ग्रांट अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कोर्सेज। अगर ये एडवाइजरी बॉडी होती ना तो सिर्फ एडवाइस देती है, लेकिन हमने क्या किया, 87 के में एक्ट पास करके उसको स्टेटरी ऑर्डर दे दिया। तो अब इसका अप्रूवल फाइनल अप्रूवल हो गया कि ठीक है जी, हाँ जी आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर दो, अगर यहाँ से अप्रूवल आ गई तो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और 7 रीजनल ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ पे, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बैंगलोर। ठीक है। मतलब मैम जैसे एक चीज जैसे हम्म। एडवाइजरी बॉडी है ना, हमने बोला कि ठीक है अगर ये चीजें मतलब अगर यहाँ से अगर हमें कमांड मिलती है ये करने की, बट उतना मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब यही है ना। बट जैसे स्टेटरी एडवाइजरी स्टेटस में में या बॉडी में वो एडवाइजरी में कन्वर्ट आप हो। कमांड ही नहीं मिलेगी। एडवाइजरी का मतलब समझो कि यू आर एलिजिबल जस्ट टू गिव योर इनपुट्स, दैट्स इट।
You are sitting on the round of table. You can also give your inputs. Nobody is liable to obey your orders. वो तो एडवाइस दे रही हैं। हाँ, एडवाइजर पहले एडवाइजरी थी, लेकिन 87 अच्छा में इसको स्टेटरी स्टेटस दे दिया गया। ओके, कि अब जो इसने कह दिया वो होना है। हाँ, मतलब अब जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलने पड़ेंगे, आपको एआईसीटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसका अप्रूवल अगर आ गया तो आप स्टेटरी, आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हो। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। ठीक। देन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट इन टेक्निकल एजुकेशन। अब क्या है, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय एमएचआरडी। पहले एमएचआरडी, अब 2020 के बाद यही एमएचआरडी एमओई बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है इन 2002 टू अप स्केल एंड सपोर्ट द ऑनगोइंग एफर्ट्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। अब ये जो है PEQIP, ये क्या कर रही है, ये देख रही है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उनकी क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, टू अप स्केल एंड सपोर्ट द ऑनगोइंग एफर्ट्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जो जो लोग भी टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है, इनको सपोर्ट करती है। यानी सपोर्ट आपका फाइनेंस से भी हो सकता है। कह रहा है ना, एक्सटर्नली एडेड। एडेड का मतलब क्या हो गया, आपको फंडिंग दे रहा है, ऐसे ही तो सपोर्ट होगा ना, क्योंकि पावर, मैन पावर तो उसके पास है, या तो जरूरत पड़ी तो आपको मैन पावर भी देगा। तो ये क्या कर रहा है, PEQI फेज जो 2003 से 9 में चला था, और इस फेज में क्या हुआ, वे इम्प्लीमेंटेड विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। यानी सपोर्ट इसमें आ ही गया फंडिंग का, कि वर्ल्ड बैंक के हेल्प के थ्रू ये इनको हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है और सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फिर टेक्नीशियन एजुकेशन प्रोजेक्ट थर्ड, इट वाज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द पॉलिटेक्निक्स। अब जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट बनाया गया 3, उसमें क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक के हेल्प के थ्रू हमने पॉलिटेक्निक्स को अपग्रेड करने के लिए काम किया, लोगों को हेल्प करी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बच्चों यहाँ तक? नहीं नहीं, मैम। ठीक है। देन पॉलिसी फ्रेमवर्क, the government considered skills development as one of the priorities that have to be enhanced. It seeks the participation of youth, high activity of women, and empower the capability of existing system. This includes, अब पॉलिसी फ्रेमवर्क की कोई भी हमें पॉलिसी बनानी है किसके रिगार्डिंग, स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो उसके अंतर्गत हमने क्या क्या एक्ट लेके आए, अपेरेंटिसशिप एक्ट लेके आए, नेशनल स्किल पॉलिसी लेके आए, और नेशनल स्किल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेके आए। ये किसके फ्रेमवर्क है, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अब अपेरेंटिसशिप एक्ट लेके आए 1961 में, ये क्या है, ऑल अपेरेंटिसशिप प्रोग्राम्स आर गवर्न बाय दिस एक्ट। क्या मतलब होता है अपेरेंटिसशिप का मतलब, कुछ कुछ नाम से भी ना चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश किया करो और आंसर दिया करो। मैम जैसे ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना, तो ये मतलब किसी भी एक्ट मतलब किसी भी पॉलिसी को एक फ्रेम मतलब एक उसको मतलब प्रमोशन करते हैं, मतलब जो ये एक्ट्स हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 पॉलिसी बनाई गई है, 3 एक्ट बनाए गए हैं, ये स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे। अच्छा। मतलब पॉलिसी बनाई गई कुछ, उस पॉलिसी के अंदर इन 3 एक्टों को लेके आया गया, किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट की प्रायोरिटी के लिए, कि हमें स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, यस मैम। अब ये अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब होता है, और मुझे इसका नाम से मतलब समझाओ तुम लोग, कुछ कुछ तो बताओ यार। अप्रेंटिसशिप का मतलब हम्म, मैम ये क्या एंटरप्रेन्योर रिलेटेड होता है क्या, मैं मतलब उस जैसा है। इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप क्या होती है, किसी के अंडर में काम करना। काम करना होता है इंटर्नशिप, लॉन्ग टर्म काम करना होता है। लॉन्ग टर्म में 6 मंथ। सिर्फ स्पेसिफिक आप मैम क्या कुछ। करते हो, एक बेसिक ट्रेनिंग लेते हो। ठीक है, हाँ। उसी तरीके से ये भी है कि जितने भी अप्रेंटिसशिप के जो प्रोग्राम्स होंगे वो यही, ये इसी के अंदर का, इनके अंदर मतलब जो एक्ट बनाया गया 1961 में, इसमें जो भी गाइडलाइंस है उन्हीं को ही फॉलो करेंगे।
The training scheme is implemented by the Labor and the Employment and HRD. This ensures that the employer get adequate exposure before their real work environment. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, ये आपका उल्टा हो गया इसका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में हम खुद जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। ये अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर क्या होगा कि जब भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप देखते हो आपको उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको 3-4 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाया जाता है, लेके जाते हैं, और उसके बाद आपको ऑन डेस्क लेके आते हैं। ठीक है, तो ये वही है कि हर एम्प्लॉयर को एडुकेट एक्सपोजर मिलना चाहिए बिफोर देयर रियल वर्क एनवायरनमेंट, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। अगर आपने उसको वर्क एनवायरनमेंट के बारे में पहले कुछ बताया नहीं और सीधे उसको काम पे लगा दिया तो गलतियां करेगा ही करेगा। ठीक है, देन आया नेशनल स्किल पॉलिसी। नेशनल स्किल पॉलिसी क्या होती है? It was formulated back in 2009 to formulate strategies by addressing the different challenges that skill based development, यानी स्किल बेस्ड डेवलपमेंट में जो जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उसके अंतर्गत इसको बनाया गया, उसको देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, उसमें एडवाइस देने के लिए इसको बनाया गया। एंड दिस पॉलिसी has provided an umbrella framework for all the activities that are related to the skill in our country। ठीक है, यानी हमारी कंट्री में जितनी भी स्किल रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं ये उनको हेड करता है। ये उन चैलेंजेस में आई हुई चीजों को, उनके डेवलपमेंट में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ये एड्रेस करता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है? अम्ब्रेला फ्रेमवर्क बना के दे रहा है। ठीक है, ये अम्ब्रेला है, यस ये मैम। छड़। ठीक है, मैम मतलब ये है ना कि हाँ, लाइक जैसे हम बोलते हैं कि जितनी भी स्किल पॉलिसीज या एक्ट्स जो भी आए हैं वो मतलब हाँ। कह सकते हैं कि ये नेशनल लेवल पे तो उन सबको मतलब इन्फोर्स कर रहा है वो हमारे घर चीज। में हमारे पापा क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज से। हम्म। बस यही हो गया। अब बच्चा हम्म। 1 हो, 2 हो, 4 हो, बच्चा बदमाश हो, अच्छा हो, प्यारा हो, सबको हैंडल करना हाँ। होता है। बच्चे को स्कूल की फीस देनी हो, उनको कपड़े चाहिए, उनको क्लासेस ज्वाइन करनी है, उनको बुक्स चाहिए, उनको हम्म, मटेरियल चाहिए, उनको पिकनिक जाना है, क्या करते हैं पापा? आपकी सब सारी कुछ। प्रॉब्लम्स को सब। हैंडल करते हैं। बस ये नेशनल स्किल हम्म। पॉलिसी यही है। लेकिन बस ये अंतर ये है कि ये कंट्री के स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। ठीक है, it ओके। also give us details about the skill development efforts taken in our country। देन आता है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है ये? इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम इज टू एनेबल a large number of Indian youth to take up industry specific skill training to ensure a livelihood for them। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मतलब क्या हो गया? इसको वैसे याद करो कि इसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी थी उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी स्किल डेवलपमेंट के अंदर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोगों को उनका उनका विकास हो, यानी उनका एनहांसमेंट हो, उस तरीके से हम उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दें, स्पेसिफिक स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। विकास का मतलब क्या हो गया? उनकी बढ़ोतरी हो। कौशल का मतलब क्या हो? अपनी लाइवलीहुड के लिए बढ़ोतरी हो, और वो लाइवलीहुड की जो बढ़ोतरी हो रही है उनमें किस तरीके से स्पेसिफिक स्किल्स की ट्रेनिंग देनी देके। ठीक है, समझ आया बच्चों? यस एक मैम। ला, एक लास्ट ही करते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क वाज नोटिफाइड ऑन 27 दिसंबर 2013 में। दिस इज अ competency based framework। It helps in organizing all the qualification according to a series of level of knowledge, skill and aptitude. Under the NSQF, the learner can acquire the certification for the competency, and this is implemented through the National Skill Qualification Committee, which has all the stakeholders। यानी क्या हुआ गया? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या होगा? इसमें सिंपल सिंपल आपको एक सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, कि कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन फॉर द कॉम्पिटेंसी। आप जो भी चीजें कर रहे हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्क, जो भी कॉम्पिटिशन के स्किल से रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क चल रहे हैं, उसमें आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो लेवल ऑफ नॉलेज का हो, स्किल है, एप्टीट्यूड है, आप जिसमें भी चीजें के आगे लेके आ रहे हो, आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। आज का यही रहने दे, मंडे कंटिन्यू करें। यस मैम।